हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज न्यूमेरिकल की उस कड़ी में हम लोगों को आगे बढ़ना है, राइट। तो हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल में वो हमसे बोल रहा है, न्यूमेरिकल में हमको चित्र दिया गया है एक्चुअली, है ना। और उसमें कह रहा है ए और बी के बीच 4 संधारित्रों का एक संयोजन चित्र में दिखाया गया है। तो इस संयोजन की तुल्य धारिता पूछ रहा है वो हमसे। क्लियर? इस संयोजन की तुल्य धारिता हमसे वो जानना चाहता है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बोर्ड पे फिगर दिया हुआ है आपको, है ना। बोर्ड पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है नोट्सों में। तो उस फिगर को मैं बना रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसा एक फिगर दिया हुआ है आपको, ये देखिए इस तरीके से, है ना। ये ए, ये बी, ये C1 बराबर 4 माइक्रोफेराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफेराड, है ना। C3 बराबर 8 माइक्रोफेराड और C4 बराबर 8 माइक्रोफेराड। चित्र मैंने जो बोर्ड पे बनाया है, आप लोगों को प्रॉपर नज़र आ रहा है जो मैंने बनाया है? बोलो भैया। ओके, अगर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है तो वो ये कह रहा है कि ये जो ए और बी बिंदु के बीच में 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं, है ना। ये जो 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी ये हमें बताना है। क्लियर? तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन को हल करने की। तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं ये बताओ, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्लियर है ये बात सभी को? ओके। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है? तो हमें मालूम है C बराबर C1 प्लस C2 होता है ना। तो चलो, ये C1 है, ये C2 है, तो इन दोनों की तुल्य धारिता निकालूंगा। तो ये मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, गौर से देखें सभी लोग। C बराबर, इधर करता हूँ थोड़ा सा, C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर दिखाई दे रहा है ना, कट तो नहीं रहा। C बराबर C1 प्लस C2। C1 कितना है हमारे पास? 4 है, प्लस C2 कितना है हमारे पास? 4 है। 4 और 4 8 माइक्रोफैराड आ गया भैया आंसर हमारा, है ना। है ना, यानी ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी जो तुल्य धारिता हमारे पास आ गई वो 8 माइक्रोफैराड आ गई, राइट। तो अब मैं इस चित्र को ऐसे तोड़ दूंगा। गौर से देखिए, चित्र तोड़ना आना चाहिए आपको। तो इन दोनों का तुल्य धारिता ये आ गई C बराबर 8 माइक्रोफैराड। तो इसका चित्र अब ऐसे बनेगा, देखिए। ए, इन दोनों की जगह उठा के मैंने C बराबर 8 माइक्रोफैराड का लगा दिया, ठीक है। C बराबर 8 माइक्रोफैराड, ये इन दोनों की जगह हट के आ गया। क्लियर? क्योंकि इन दोनों का परिणामी तुल्य धारिता ये आ गई ना। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया। चलो जी, हमने वैसे की वैसे चिपका दिए। C3 बराबर 8 माइक्रोफैराड और C4 बराबर 8 माइक्रोफैराड। सीन क्लियर है? ये बिंदु भी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको भाषा समझ में आ रही है? अब ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। और श्रेणी क्रम संयोजन में हमें मालूम है तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसा करके पढ़ा था अपन ने, याद है? बोलो। तो वही सूत्र लगा रहा हूँ, गौर से देखिएगा सभी लोग। देखो भैया, सूत्र हमारा, पहले सूत्र लिख देता हूं मैं आपको, समझना सभी लोग ध्यान से। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सूत्र लिखा है मैंने अभी, ठीक है। अप्लाई नहीं किया है, अब मैं इसे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 1/C1, C1 क्या है अपने पास? C है। C1 तो है नहीं, C है, तो C1 की जगह C लिख दिया। C2 की जगह कितना है अपने पास? C3, तो C3 लिख दिया। C3 की जगह क्या है अपने पास? C4। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भैया। है बराबर, इधर लिखते थे अब 1/C। अब यार C तो लिख नहीं सकते क्योंकि C नाम आप इसको दे चुके हो, ये है ना। तो ये C, या तो C डैश लिख दूं ऐसे, C डैश तो भी चलेगा। C डैश नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, C सफिक्स में AB, यानी A और B के बीच की तुल्य धारिता निकाले ना अपन, तो CAB। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना। ओके, अगर ये बात आपको समझ में आई तो गौर से देखें। 1/CAB इज इक्वल टू, मान रख दो अब, कहो
1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। सी का मान भी 8 है, C3 का मान भी 8 है, C4 का मान भी 8 है। सबके वैल्यू रख दिए। सीन क्लियर है भैया सभी को? बोलो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आ जाएगा 1/CAB बराबर 1/8 1/8 1/8, 3 बार जोड़ रहे हो तो 3/8 लिख दो। बोलो। ये 8 लघुत्तम लेके कर लो, चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। बोलो भैया, भाषा समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? भाई पहले तो मुझे बताओ। क्लियर है? तो यहाँ पर रहने दो, ले 8 मैंने लघुत्तम ले लो। अब ठीक है? अब ठीक है? बोलो। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अगली बात पे आता हूँ। तो गौर से देखिए 1/CAB बराबर 1 और 1 2 और 1 3, 3/8। सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया, सीन क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो। और आगे बढ़ना है तो गौर से देखो, इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। तो CAB बराबर 8/3 माइक्रोफैराड। और आगे सॉल्व करना है तो 8 में 3 का भाग लगा देना तो 2.67 माइक्रोफैराड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। सीन क्लियर है? क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग ऐसे कर पाओगे? बोलो भैया। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो अपने नोट्सों में जल्दी से। तो इसके बाद अब हम लोगों को अगला सवाल दे रहा है वो। अगले सवाल में हमको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है? उस चित्र को देखते हैं। देखिए भैया, इस चित्र में हमसे ये कह रहा है, ऐसे चित्र बना रहा है वो, ठीक है ना? ये नाम दे दिया उसने AB। क्लियर? ऐसे दे रहा है वो। और फाइनली उसने ये कहानी कही है ना? और ये आपको दे रहा है, ये 5 माइक्रोफैराड का है, ये भी 5 माइक्रोफैराड का है, और ये भी 5 माइक्रोफैराड का है। तीनों 5-5-5 माइक्रोफैराड के हैं। क्लियर है? तीनों 5-5-5 माइक्रोफैराड के हैं। तो कह रहा है A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? कुछ नहीं कह रहा, वो आपको एक चित्र दे रहा है और चित्र में बोल रहा है A बिंदु और B बिंदु के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करो। करें भैया शुरुआत। क्लियर? एक बात बताओ, ये पहले ऐसे जुड़े थे, ऐसे जुड़े होते तो मैं इनको कौन से क्रम में बोलता? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? श्रेणी क्रम बोलता, राइट? लेकिन अब ये ऐसे ना जुड़े रहे, क्योंकि इनके बीच में देखो, ये अड़ंगा डरगो जनते, ऐसे इन दो के बीच में जनते अड़ंगा डरगो। बोलो, समझे? अब जो श्रेणी में तो रहे नहीं, और श्रेणी में नहीं रहे तो कौन सा क्रम बचो? समांतर क्रम। तो इसका मतलब ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना? मैंने इसे मान लिया कि भैया ये C1 है, ये मैंने मान लिया C2 है, ये मैंने मान लिया C3 है। जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो, जरूरी नहीं है C1 यहीं से शुरू करूं, यहाँ से भी कर सकते हो C1 C2 C3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब चूंकि तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र हमें पता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। पढ़े थे हम? तो C बराबर C1 भी 5 है, C2 भी 5 है, C3 भी 5 है, धर दो 5-5। ठीक है भैया? 5 और 5 10 और 5 15। तो ये आपका आंसर आ गया C बराबर 15 माइक्रोफैराड। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग समझ गए इस बात को भैया? बोलो। हाँ, क्लियर है? फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार फिर से एक बार समझा देता हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मैं एक सूत्र दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने कोई भी एक सूत्र लिखा U बराबर, अब क्योंकि हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है आवेशित चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है? तो फिर से बोल रहा हूँ, परिभाषा वगैरह इसकी हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये जो कहानी है हमारी, है ना, U बराबर हाफ QV, हाफ QV। क्लियर? इस सूत्र से ये सूत्र बताना है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर कैसे आया। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्लियर था आपको कि नहीं था? पहले तो ये बताओ। बोलो भैया, बताया था ना मैंने अभी? मैंने क्या बोला था? क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है, क्यों बराबर 24, Q बराबर CV पढ़ा है, तो Q की जगह CV रख दिया हमने यहाँ पर,
तो Q की जगह CV और ये V एज इट इज, तो U बराबर हाफ C V इंटू V स्क्वायर हो गया। सीन क्लियर है भैया? बोलो। अब आपको जो करके बताना है वो ये करके बताना है कि इस सूत्र से ये सूत्र कैसे आया। समझ में आ गई बात? ये आपका टारगेट है, इस सूत्र से ये सूत्र कैसे आया ये आपको लाके बताना है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, फटाफट लाके बताओ। चलिए, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया ऑन द बोर्ड देखें। इसके बाद हमें ये लाना है। तो देखो भैया, हमने पढ़ा था Q बराबर CV, पढ़ा था। C को नीचे ले आऊंगा तो Q अपॉन C बराबर V हो जाएगा। बोलो भाई, V का के बराबर हो गया, Q अपॉन C के बराबर हो गया। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, V की जगह Q अपॉन C रखना है। तो V की जगह Q अपॉन C रखूंगा तो देखिए जरा, U बराबर हाफ C, V की जगह Q अपॉन C रखूंगा और स्क्वायर लगाए तो ये Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भैया, स्टेप पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? पहले ये बताओ, स्टेप समझ में आ रहा है? अब आप गौर से देखिए, ये जो C है, इस C से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? Q स्क्वायर का गुणा 1 से करोगे तो Q स्क्वायर, 2C बेसो की बेसो। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? सीन क्लियर है? बोलो, सबको बात समझ में आती है? यानी अगर ये आपको दे दिया जाए तो ये और ये सूत्र आप बना सकते हो। बोलो, चलो ठीक है। तो अब हम लोग इस प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है क्या? इस प्रश्न में हमसे वो ये बोल रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से हम क्या समझते हैं। तो सुनो, कोई भी चालक है, उस चालक को आवेशित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसे उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? एक बार बताओ, अगर मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो, किसी वस्तु के अंदर अगर स्थितिज ऊर्जा है तो वो वस्तु हमेशा अपनी स्थितिज ऊर्जा को कितना करने का प्रयास करती है? हाँ, 0 करने का प्रयास करती है। वेरी गुड आशु, क्लियर? बताया था ना ये बात है? किसी भी वस्तु के अंदर अगर स्थितिज ऊर्जा है तो वस्तु अपनी स्थितिज ऊर्जा को हमेशा 0 करने का प्रयास करती है। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, है ना? तो सुने, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी चालक को आप जब जैसे सीधा फंडा समझो, कोई लोहे का गोला है, मुझे उसे गर्म करना है तो मुझे ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना? यानी किसी लोहे के टुकड़े को गर्म करने के लिए मुझे उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा, है ना? तो जितना कार्य करना पड़ेगा उतनी ऊर्जा उसके अंदर आके इकट्ठी हो जाएगी, है ना? अब मैंने मान के चलो उसके बाद गर्म करना बंद कर दिया तो क्या वो ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी? नष्ट हो जाएगी कि नहीं थोड़ी देर बाद? बोलो भैया, ठंडा पच जाओ। बोला, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। किसी चालक को आवेशित करने के लिए आपको जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना? उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और मैंने ये बचपन में पढ़ा था, स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके हो गई? स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके हो गई? कार्य के। क्या ये बात समझ में आई भैया? बोलो, स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके हो गई? कार्य के। मैंने अभी तो बोला, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है, या किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया, किसी भी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आगे अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये चालक है, ये चालक है, ठीक है? ठीक, अगर मैं इस चालक को कोई आवेश न दूं, अगर मैं इस चालक को कोई आवेश न दूं तो इस पर विभव कितना होगा? 0। क्लियर? अगर मैं इस चालक को कोई आवेश न दूं तो इस पर विभव 0 होगा। सही बोलना? लेकिन अगर मैंने इसे आवेश दे दिया, सपोज करिए मैंने इसे Q आवेश दे दिया, तो इस पर विभव 0 से बढ़कर V वोल्ट हो जाएगा। बोलो भैया, पहले विभव कितना था? 0 वोल्ट। जब मैंने आवेश दे दिया तो विभव कितना हो गया?
V वोल्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? पहले विभव के आवेश देने से पहले विभव कितना था? 0, वो आवेश दे दिया तो विभव कितना हो गया? V। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? चलो एक बात बताओ, U बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा था V बराबर W/Q, याद है? तो W बराबर क्यों बे? सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोलो। तो देखो W बराबर Q तो मैंने ये रख दिया, W की जगह Q रख दिया, गुणित, अब मुझे काय की आवश्यकता है? विभव की। सुनो भैया एक बात समझना ध्यान से सभी लोग, यहां पर मेरे पास विभव के कितने मान हैं? 2 मान है। आवेश देने से पहले जब कोई आवेश नहीं दिया था तो विभव 0 था, आवेश दे दिया तो विभव V हो गया, तो विभव के 2 मान हो गए। जब एक ही चीज़ के हमारे पास 2 मान होते हैं तो करेक्ट वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम लोग उसका औसत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? औसत। मेरी बात आपको क्लिक नहीं कर रही होगी एकदम से, समझने की कोशिश करें। सपोज करिए, मान के चलिए आप ग्राहक हैं और आप मेरी दुकान पे मार्कर खरीदने आए। साहब मार्कर चाहिए, मैंने कहा लीजिए साहब ये मार्कर ये रहा, ठीक है। फिर आपका पहला क्वेश्चन मुझसे होता है, भाई साहब कितने का है? किसी भी दुकानदार के यहाँ जाते हो पूछते हो ना कितने का है? भाई साहब 5 रुपए का है। तुम ठहरे सियाने, नहीं जी 5 रुपए नहीं, 3 ले लो, होता है ना? तुमने कि 3 ले लो, मैंने नहीं जी नहीं लग पाएगा 3 का। तो फिर आप एक बात बोलते हो कि भाई साहब आपकी ना मेरी 4 ले लो, 4 ले लो। मैंने तुमसे कही तो नहीं 4, पर तुमने फिर मुझे कही आपकी ना मेरी 4 ले लो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कर तो लेते हैं पर पता हमको खुद को नहीं होता कि हमने किया क्या। मार्कर के कितने दाम हो गए थे? 2 दाम हो गए थे। एक दाम वो जो मैंने लगाया 5 रुपए, ठीक है, सही बोल रहा हूं। दूसरा दाम वो जो आपने लगाया 3 रुपए, क्लियर। फिर आपने बोला ना भाई साहब अब मार्कर के 2 दाम हो चुके हैं, तो आपने बोला आपकी ना मेरी 4 ले लो। तो ये जो आपकी ना मेरी 4 ले लो, जाने अनजाने करते आप वही हैं, हालांकि ऐसी कोई कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में करते नहीं है, पर हो वही जाता है। आप इन दोनों का औसत निकाल देते हैं। औसत कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4 रुपए। तो ये जो आप बोलते हो ना आपकी ना मेरी, तो वो जाने, हालांकि इस टाइप की कोई कैलकुलेशन नहीं करते उस टाइम आप अपने दिमाग में, आप तो बोल देते हो आपकी ना मेरी 4 पे मामला फिट कर लो। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास एक ही चीज़ के 2 मान हैं तो करेक्ट वैल्यू पे पहुँचने के लिए हम लोग औसत निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब गौर से देखिए, फिर से शुरू करते हैं। W बराबर होता है क्यों बे? QV। तो देखो जब मैंने इसे कोई आवेश नहीं दिया था तो विभव 0 था। जैसे ही आवेश Q दे दिया विभव बढ़कर V हो गया, राइट। तो विभव के 2 मान हो गए। तो ऐसी स्थिति में मैं Q × V विभव की जगह ऐसे लिख दूं, औसत विभव। बोलो भैया स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अगर स्टेप समझ में आ गया तो गौर से देखिए, U बराबर Q × औसत विभव निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। क्या स्टेप समझ में आया भैया? बोलो। अच्छा, 0 + V/2, तो ये V/2 ही हो जाएगा, और V/2 को Q से गुणा करेंगे तो यही तो आ जाएगा। बोलो भैया, समझ में ही नहीं आ रही होगी, मैंने आएगा ही का? क्लियर है? मैं चाहूं तो इसे देखो ऐसे लिख लो, एक और स्टेप बढ़ा दें। U बराबर Q, 0 + V/2, तो V/2 ही तो होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, हाफ QV? QV को 1 से गुणा करूँ दे वो तो कौन सी तोप चल जाएगी, यही तो आगो। क्या भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो आप उसे बता पाएंगे? किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? और ये पूरा डेरिवेशन समझ में आती है बात आप सभी को? क्लियर है? तो फटाफट अपने नोट्सों में एक बार इसे देख लीजिए। तो इस डेरिवेशन के बाद अब हमारे सामने एक नोट दिया गया है बेटा, एक नहीं एक्चुअली 2 नोट दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला नोट देख लो आप लोग एक बार, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। पहला वाला नोट देख लो।
इसके बाद हमारे को जो अगला नोट दिया गया है, वो उस नोट में क्या दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, सही बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया तो क्या 100% आपको समझ में आया? 100% तो नहीं आया। कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, सही बोल रहा हूँ। सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। किसी को 70% समझ में आता है, किसी को 60% समझ में आता है, किसी को 50%, किसी को 40%। हर इंसान की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सही बोल रहा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से जैसे जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं उसे किसी बैटरी द्वारा, राइट। तो अगर हम किसी संधारित्र को जब आवेशित करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने उसे 100% ऊर्जा दी तो उसमें से 50% तो उसके अंदर आके इकट्ठी हो जाती है, बाकी का 50% नष्ट हो जाती है। क्लियर? बाकी की 50% नष्ट हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। क्लियर? आप तो ऐसे समझो, देसी में समझाऊँ तुमको। मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो तो बिजली के बोर्ड में प्लग लगाते हो, वहाँ से ऊर्जा दी जा रही है, 100% ऊर्जा दी जा रही है ना, तो वहाँ में 50% तो तुम्हारे मोबाइल में जाके इकट्ठी है रही है, बाकी का 50% नष्ट हो जाती है। तुमने देखो होगा चार्जर गर्म पच जाता है, बोलो, है ना। तार में धारा बहती है तो तार भी तो गर्म हो जाते हैं, वो तो ऊपर प्लास्टिक लगी रहते तो तुम्हें पता ना चल, पर गर्म तो होते हैं थोड़े बहुत, बोलो। तो इसका मतलब बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी नष्ट होती है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है? बोलो। ओके, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है ना, किसी बैटरी द्वारा जब आप आवेशित करते हो तो चालक के अंदर संचित ऊर्जा कितनी होती है, ये आपने अभी निकाला है ना। चालक के अंदर संचित ऊर्जा कितनी है? हाफ QV, हाफ CV² Q²/2C, यानी कितनी इकट्ठी हुई? 50%। देखो सब में आधा आधा आ रहा है ना, हाफ 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? जबकि चालक को संचित करने के लिए जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया, जिस बैटरी द्वारा उसे चार्ज किया गया, तो उस बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा जो होती है वो QV, CV² और Q²/C। देखो इसमें 1/2 नहीं आ रहा किसी में भी, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये क्या है? बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा इतनी है ना। क्लियर? किसी चालक को आवेशित करने, जब किसी चालक को आप आवेशित करना चाहते हो, आवेशित करने का मतलब होता है चार्ज करना, तो उसे बैटरी से ऊर्जा दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, है ना। तो किसी चालक के द्वारा जब आप उसे ऊर्जा, देखो चालक, कोई चालक है, उसे आवेशित करना है, उसे चार्ज करना है, तो उसे बैटरी से ऊर्जा दोगे। अब सपोज करो बैटरी से मैंने ऊर्जा दी 10 जूल, तो वहां में इकट्ठी कितने होगी? 5 जूल, क्योंकि मैंने बोला 50% नष्ट हो जाती है। तो यहां पर क्या है? बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ये है और चालक में संचित ऊर्जा ये है। समझ में आई बात? क्लियर है ना। बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ये है और चालक में संचित ऊर्जा ये है। देखो चालक में संचित ऊर्जा कितनी आई? आधी आधी आ रही है ना सब में। इसकी आधी है, देखो इसकी आधी है, समझ में? इसकी आधी है। बात समझ में आ रही है? अगला नोट वही है, फटाफट पढ़ लो इसे। इसके बाद अब हम लोगों के सामने एक सवाल है और उस सवाल में हमसे बोल रहा है एक चालक को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर, एक चालक है उसे हमने जोड़ा है 10 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है? 10 वोल्ट की बैटरी से। एक चालक है, उसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर 2 नैनो कूलम आवेश प्रदान किया जाता है। उसे आवेश दिया जा रहा है 2 नैनो कूलम। ठीक है भैया, ज्ञात करो नंबर 1 चालक में संचित ऊर्जा। नंबर 1 हमसे पूछ रहा है चालक में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। क्लियर? चालक में संचित ऊर्जा पूछ रहा है। दूसरा बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। दूसरा बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा। ये 2 चीजें हमसे पूछ रहा है भैया। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया आप सभी लोगों को? पहले तो ये बताओ, हैं? फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक बार। वो बेटा हमसे ये बोल रहा है कि एक चालक को 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है
और आवेशित करने के लिए उसे 2 नैनो कूलम आवेश दिया जाता है। ठीक है, तो चालक में संचित ऊर्जा कितनी होगी और बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो भैया, सबसे पहले तो जो आवेश से बदलना है 2 नैनो कूलम, तो 2 नैनो हम लोग बचपन से जानने हैं, पढ़ाया था मैंने, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, राइट। तो नैनो होता है, हाँ वेरी गुड, 10⁻⁻⁹ कूलाम वैसा की वैसा। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को। तो चलो, क्वेश्चन तो ये गया तेल लेने, बाद में बताऊंगा। अभी 2 मिनट पहले मैंने जो नोट समझाया वो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ। आ गया। बताओ, अगर चालक में संचित ऊर्जा 2 जूल है, 2 जूल, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी? 4। समझ में आई बात? 4 जूल। समझ में आती है बात? क्योंकि बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसमें से आधी संचित होती है, वो आधी नष्ट हो जाती है। सही बोल रहा हूं ना, है ना। जब चालक में संचित ऊर्जा मैंने बोला 2 जूल है, तो इसका मतलब बैटरी द्वारा तो दुगनी ऊर्जा दी गई होगी, 4 जूल दी गई होगी, तभी तो संचित ऊर्जा 2 जूल है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना, है। और अगर किसी ने बोला बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा 10 जूल है, तो चालक में संचित ऊर्जा 5 जूल। ये नोट आपके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं बैठा? बैठ गया तो फिर जामे कचू बच्चों नाने आ जा। सबंते पहला सॉल्व कर रहे हैं, जामे पहला निकाल रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। चालक में संचित ऊर्जा, चालक में संचित ऊर्जा, तो चालक में संचित ऊर्जा U बराबर, देखो Q दबे और V दबे, तो जीवा लगा दो हाफ QV। चालक में संचित ऊर्जा, बोलो, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कहलाती। बताया था ना अभी, इन्हीं सूत्रन की तो स्थापना करी। U बराबर हाफ QV। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो, है। तो चमका दो, अब कहो हाफ Q कितने गए? 2 × 10⁻⁻⁹ इंटू, समझ में आ रही है बात आपको, इंटू V कितने गए? V 10 है, 2 से 2 कट गई, 10 पे घात कछुना ने तो 1 मानेंगे। बोलो भैया, है सही जा रहा हूं मैं? और मैंने सुना है आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा होता है? तो 10 पे घात -9 और 10 पे घात 1, तो ये बराबर कितने का आ जाएगा? 10 पे घात -8 जूल। बोलो भैया, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? 10 पे घात -8 जूल क्यों लिख दिए मैंने? सीन क्लियर है? बोलो, आगे बढ़ो। अब मोते पूछ रहा है दूसरा, तो यहां तक बात आपको समझ में आई। पहले तो यहां तक नोट कर लो, फिर इसमें लैंग्वेज के रूप में लिखाना पड़ेगा दूसरा आंसर। ठीक है, तो लिख लो पहले, इतना फटाफट उतार लो। अब आगे आप लोगों को बताना होगा, चालक में संचित ऊर्जा मैंने निकाल ली 10 पे घात -8 जूल। ये चालक में संचित ऊर्जा है, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी? हाँ वेरी गुड राघवेंद्र, इसकी आधी नहीं होगी भैया, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा जाकी दुगनी होगी, दुगनी। मैंने आवाज यही तो पूछो, तो अगर चालक में संचित ऊर्जा मान के चलो 4 जूल है, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी? 8। भैया क्या बताया था मैंने? कोई चालक है, आप उसे आवेशित कर रहे हो, तो बैटरी से ही तो आवेशित करोगे उसको। बोलो भैया, तो चालक में इकट्ठी कितनी होती है? बैटरी द्वारा जितनी दी जाती है उसकी आधी तो इकट्ठी होती है। बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब मैं कह रहा हूं चालक में 4 जूल ऊर्जा इकट्ठी हुई है, तो जाकर मतलब बैटरी ते कितने दही होगी? 8 दही होगी कि नहीं? तो और क्या कह रहा हूं मैं, 8 दही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी तरीके से यहां पे कह रहा है चालक में संचित ऊर्जा 10 पे घात -8 जूल है, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा जाकी दुगनी होगी, 2 × 10 पे घात -8 जूल। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो इसमें लिखना सेकंड पॉइंट में, चूंकि हम जानते हैं कि
लिख लिया। चूंकि हम जानते हैं कि, इसमें लिखना चूंकि हम जानते हैं कि क्या लिखोगे? चूंकि हम जानते हैं कि, कौन बताएगा क्या लिखेंगे? मैं सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। मुसालिफ बताएं। बोलो। दोबारा बोलो। हाँ ठीक है, आवाज़ कट रही है बेटा आपकी। चलो ठीक है, वेरी गुड, सही बोला उन्होंने। बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा चालक में संचित ऊर्जा की दुगनी होती है। समझ में आई बात? समझ में आ रही है पॉइंट? क्लियर? तो लिखा क्या आपने, जरा पहले बताओ मुझे, क्या लिखा? आशु बोलना। बैटरी द्वारा संचित ऊर्जा। ना 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 ना, मैंने अभी लिखा क्या दिया वो बोलो। क्योंकि हम जानते हैं कि, बस इतना ही लिखा है? ओके। चूंकि हम जानते हैं कि बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा चूंकि हम जानते हैं कि बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, फिर कॉमा लगाना, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, फिर कॉमा लगाना, फिर लिखना चालक में संचित ऊर्जा की, चालक में संचित ऊर्जा की दुगुनी होती है या दो गुनी होती है, कैसे भी लिख लो। दुगुनी होती है, अतः, अतः। अब लिखना बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, है ना, बराबर दो गुणित चालक में संचित ऊर्जा, चालक में संचित ऊर्जा। तो बस सॉल्व कर दो। 2 गुणा चालक में संचित ऊर्जा अपन ने जो निकाली है 10⁻⁻⁸ जूल। समझ में आई बात? क्लियर है? तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।